नाज़रीन, मैं हूं यासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं मुल्क के मशहूर मारूफ डॉक्टर्स को और उनसे बात करते हैं हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से और डिस्कस करते हैं उनसे मुख्तलिफ पेचीदा बीमारियों के हवाले से। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है सेहत के शोबे से एक ऐसे नौजवान को कि जो न सिर्फ कम वक्त में अपना बहुत नाम पैदा कर चुके हैं, बल्कि इनके छोटे छोटे मशवरों से आज बहुत से लोग सेहतयाब हो चुके हैं। तो आज उनकी गुफ्तगू से हम भी फैज़याब होंगे और हम इंतहाई मशकूर हैं कि आज उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला है। तो तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान अज़ीमी साहब, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई, आप सुनाए? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि जो हम सुनते हैं अक्सर औक़ात फ़िज़िकल थेरेपी, बुनियादी तौर पर इसे एक आम शख्स कैसे समझ सकता है कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और आजकल क्योंकि ये एक उभरती हुई फील्ड है और बहुत से लोग इससे जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और असल में प्रॉब्लम ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। असल में ये एक कल्चरल फील्ड चलती आ रही है जो कि पहले के ज़माने में, जो शुरू के ज़माने में चलती आती थी, और अब ये अपडेट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, 1950s से अपवर्ड अपडेट होती आ रही है। तो अब इसमें जो बेसिक चीज़ समझने वाली ये है कि ये हमारी पूरी फिजिक है जो पूरी बॉडी की, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। अब उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी फिजिकल रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जोड़ों का दर्द हो गया, कंधे का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, या जो भी हमारे जो फिजिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी है, तो उसमें ये हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। तो इसको समझना बहुत ही आसान है क्योंकि वर्ड इसका जो है वो ऐसा है कि फिजिकल थेरेपी, मतलब फिजिकल थेरेपी, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी फिजिकली, उसको हमने ट्रीट करना है, ठीक है। अब उसमें ट्रीटमेंट के डिफरेंट जो है वो प्लान्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो लेके आते हैं और उनमें हम जो है वो पेशेंट्स को उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्रॉपर डायग्नोसिस करके उनको हम ट्रीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मसाज को और फिजियोथेरेपी को आपस में मिला देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मसाज और थेरेपी में बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर लोग मुझसे भी आके पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब ये क्या है, ये बड़ा हम भी कर सकते हैं घर में, ये तो मसाज बड़ा आसान है, ये वो है। असल में प्रॉब्लम ये है कि मसाज और फिजियोथेरेपी का कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है, लेकिन जो फिजियोथेरेपी है उसकी ये समझ लें कि आपकी सब डिवीजन है मसाज है, क्योंकि मसाज का भी एक पूरा एक प्रॉपर कोर्स है, 2 इयर्स का मास्टर्स भी है और डिप्लोमाज भी हैं जो कि बाहर करते हैं अक्सर लोग, और काफ़ी सक्सेसफुल भी है ये। लेकिन ये है कि ये एक मसाज जो है वो नॉन प्रोफेशनल आदमी कर रहा है या एक फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है, उसमें बड़ा फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं हम भी उनको मसाज थेरेपी देते हैं, बट क्या है कि वो मसाज थेरेपी को हमने थोड़ा सा इस तरह से लिया है कि हम जो उनके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जो एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं कि भाई यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, ठीक है, या यहाँ पे इसके ट्रिगर बना हुआ है, ठीक है, वहां पे हम उसको ट्रिगर को रिलीज करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को रिलीज करते हैं जहां से पेन जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वो किसी हद तक मसाज करने का तरीका जो है वो हमारा प्रोफेशनल्स का वो ठीक है। अब मसाज के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, सर्कुलर मसाज है, डीप है, सुपरफिशियल है। अब उसका तरीका का जो है वो हर किसी को नहीं पता। अब पुराने लोग क्या करते थे, अब तेल हाथ में पकड़ लिया उन्होंने, या कोई ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल जो मशहूर है, तो उससे रगड़ना शुरू कर दिया, एक ही वे में रगड़ना शुरू कर दिया। तो ये तरीका सही नहीं है। उससे क्या होता है कि उनको अंदाजा नहीं है कि डैमेज कहाँ पे है, और उस डैमेज से जो है आप उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, उस प्रेशर से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है उस पर्टिकुलर हिस्से को, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस एक नॉन प्रोफेशनल में और प्रोफेशनल में मसाज के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी से रिलेटेड मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यकीनन इस बात को शायद कि ना जानते हों कि ट्रिगर रिलीज़ में अगर आप प्रेशर ज़्यादा दे दें तो आपके नर्व डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ख़ास तौर पर अगर हम कमर के मसाज की बात करें तो वहाँ पर अगर किसी जगह की भी नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो उससे आया कि उसकी नीचे वाली जो बॉडी है उसका हिस्सा पैरालाइज होने तक का भी खतरा पैदा होता है?
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका दोबारा से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो कमर है, कमर बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अक्सर हमने सुना भी है, मुहावरतन भी लोग कहते रहते हैं अक्सर कि जिसकी कमर टूट गई वो मतलब जो है वो ख़त्म हो गया या उसका ये हो गया। अब इशू ये है कि कमर का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, और इसमें अगर आप मसाज की बात करते हैं तो हम जो मसाज का एरिया होता है वो जो हमने कवर करना होता है वो होता है हमारा बेसिकली जो स्पाइन होती है हमारी, जिसको हम कमर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी स्पाइन है फॉर एग्जांपल, तो ये इसके जो साइड्स हैं, ठीक है, इसके साइड्स पे होते हैं पैरास्पाइनल मसल्स, ठीक है, जो कि इस तरह आ रहे होते हैं, ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ साइड्स पे होते हैं। अब उनको हमने बेसिकली रिलीज करना होता है थ्रू एनाल्जेसिक या किसी भी चीज से। अब फॉर एग्जांपल कोई नॉन प्रोफेशनल आदमी है या कोई मसाज करने वाला है, मालिशी जिसको कह लें आप, तो वो क्या करता है कि अगर वो जोर से मालिश करता है तो उसके साथ जो है आपके वर्टिब्रीज भी हैं, ठीक है, जो कि सर्वाइकल से स्टार्ट होने और लंबर तक आपके जा रहे हैं, ठीक है। अगर उसने जोर से जो है वो मसाज किया, अगर इफेक्ट उसके ऊपर आया तो वो डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है, या वहां पे कोई भी नर्व पिंच हो सकती है। अब नर्व पिंच हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इफेक्ट जो है वो उसके जो नीचे का जो उसका लोअर लिम्ब है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नीचे का धड़, ठीक है, उस पर भी उसका इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है उसमें फिर सब डिविजन्स हैं, ठीक है, कि वो कहाँ का उसका हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है, तो वो फिर अलग अलग उसका जो है वो हम रूट देखते हैं कि रूट कहाँ से है। अगर उसका जो है वो सर्वाइकल का डैमेज है, ठीक है, ये सर्वाइकल में डैमेज हुआ है तो उसकी आर्म्स के अंदर जो है वो उसको प्रॉब्लम आ सकता है, सुन हो सकती है, या एक साइड उसकी जो पैरालाइज हो सकती है, ठीक है, या पैरास्थीसिया हो सकता है। अगर हम नीचे की बात करें थोरेसिक की, तो वो भी हमारी जो है वो सर्वाइकल से कुछ रिलेटेड है। अब लंबर की बात करें तो लंबर हमारा जो रिलेटेड है वो नीचे से है पूरा। तो लंबर के अंदर कहीं पे अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई नर्व पिंच हो जाता है, तो हमारी लेग्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होता है। और जो कॉमन है लेग्स के अंदर आजकल जो चल रहा है, बल्कि बहुत पुराना ये मसला है, जिसको पहले अरकुनिसा बोलते थे, अब इसको शैटिका बोलते हैं, अब सब भी शैटिका के नाम से जानते हैं इसको। तो ये ज्यादातर कॉमन है, और ये जो है हमारी टांग के जो पिछला हिस्सा है इसमें दर्द जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है, ठीक है। ये कॉमन चीजें हैं कमर के जो है उसके हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो हैं वो ये अपने जोड़ों के दर्दों में शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी शिकायत करते हैं, जोड़ों का दर्द हमें बहुत ज़्यादा है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो एक्सरसाइज का ज़्यादा ना करना है, या बहुत ज़्यादा सहल पसंदी है, या इसकी कुछ और वजूहत भी हैं? असल में जो जोड़ों का दर्द है वो एक जनरल टर्म है, ठीक है, इसको आप को स्पेसिफिक करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक इस तरह से करना पड़ेगा कि अगर जो कॉमन हम बात करें, चले हम कॉमन बात कर लेते हैं, ठीक है, जनरल बात नहीं करते। कॉमन जो है वो इस तरह से कि हमारा सबसे ज्यादा जो इस वक्त पेशेंट जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे घुटनों के दर्द, ठीक है, जो कि जोड़ों का दर्द जिसको बोलते हैं, मशहूर जोड़ों का दर्द जो है वो घुटनों के दर्द से ही है, ठीक है। हालांकि जोड़ों का दर्द एक जनरल टर्म है। तो घुटनों का दर्द जो है वो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको इसका पूरा पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, ताकि हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं वो जरा से जो है देखने वाले भी हैं, और वो थोड़ा सा जो है वो समझ लें कि एक्चुअली है क्या चीज। असल में जोड़ों का दर्द, जो घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा नी जॉइंट के अंदर से, ठीक है। नी जॉइंट की थोड़ी सी अगर आप स्ट्रक्चर समझ लें वो ऐसा है कि ये इस तरह से है, ठीक है। अब इसके बीच में अल्लाह ताला ने हमें दो कुशन दिए हैं, ठीक है, दो कुशन दिए हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा वेट है, ठीक है, नीज का। अब ये जरूरी नहीं है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ जो है वो ओल्ड एज पीपल को, ये नौजवानों को भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्टिविटी के ऊपर कि आप करते क्या हैं, आप करते क्या हैं। अब एक स्पोर्ट्समैन है तो वो 35-40 की एज में जो है वो घुटनों के दर्द का शिकार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो एजेड नहीं है, ठीक है, यंग है, वो 35-40 की एज में जो है वो इस चीज का शिकार हो सकते हैं। अब वो क्यों हो रहे हैं? वो स्पोर्ट्स पे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक पक्की रोड के ऊपर, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सुटेबल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो नीज हैं उनको थोड़ा सा कुशन चाहिए। आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करनी है, तो आपने हमेशा जो चुनाव करना है जो जमीन का, वो हमेशा आपकी नरम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो पाँव का जो एक शॉक उसको एब्जॉर्ब कर सके वो, ठीक है। अब प्रॉब्लम होता ही इस वजह से क्योंकि जब हम पक्की रोड पे भागते हैं, पक्की सड़क पे भागते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है, हार्ड सरफेस के ऊपर, तो वो सारा इफेक्ट हमारा जो है वो नीज के ऊपर आता है। नीज में जो कुशन है उनके ऊपर इफेक्ट आता है सारा, ठीक है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो है वो कॉज है, ठीक है।
अब अंदर की जो बात है वो ये है कि अंदर प्रॉब्लम क्या आता है। अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो नीज के बीच में हमारे है गैप, ठीक है, कुछ लोग इसको आम जुबान में कहते हैं कि हमारा गैप कम हो गया, जी जी, हमारा गैप कम हो गया या हमारा गैप बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर उनको एक जनरल टर्म में बताता है कि आपका जो गैप है वो कम हो गया या आपका गैप जो है बढ़ गया। बेसिकली होता क्या है कि गैप कम होना बढ़ना वो तो हर किसी का अपना एक माइंडसेट है कि क्या हो गया मुझे, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो कॉज है वही होता है कि ये जो नीज है हमारे, ये आहिस्ता 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 करीब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी इसी बात से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक और डॉक्टर अब्दुल हन्नान अज़ीमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिलहाल लेना पड़ेगा एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर अब्दुल हन्नान अज़ीमी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। उनसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं जो बता रहा था आपको वो नीज का जो है बेसिकली जोड़ों की दर्द का जो आपको मैं कॉज बता रहा था, उसमें जो कॉमन कॉज मैंने बताया आपको यही है कि नीज का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। नीज जो है आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच में जो कुशन है वो एज के साथ साथ या ओवर यूज की वजह से वो जो है वो घिसना शुरू हो गया। आम जुबान में बात करूंगा, घिसना शुरू हो गया, ठीक है। तो घिसने की वजह से वो जो हड्डियां थी, अब जो बोन्स थी हमारी, वो करीब आना शुरू हो गई। करीब आने की वजह से क्या होगा, वहाँ फ्रिक्शन पैदा होगी बहुत ज्यादा। जी जी। क्यों? क्योंकि अब जब पेशेंट बैठेगा या उठेगा तो नीज आपस में जो बोन्स है नीज की वो टकराएंगे आपस में। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं अतायात में नहीं बैठ सकता, मैं चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी एक्चुअल वजह जो है वो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो यही होते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। अब इसकी जो रीजंस थी बेसिक जो दो मेजर थी मैंने आपको बताई कि ओवर यूज हो गया या आप जो है अपने आप को खुद अजियत में डाल रहे हैं, ऐसे कि आप जिस जगह पे जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं वो आपका ट्रैक बहुत हार्ड है, हार्ड सरफेस पे वॉक कर रहे हैं। अच्छा, सेकेंडरी इसमें जो कॉज है जो कि हमारे हेरिडिटी से भी आता है, ठीक है, और ये है कि इसके अंदर अगर आपकी वालदा को है या वालिद को है तो ये समझ लें आपकी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी जो है वो आपको भी उसके अंदर वो प्रॉब्लम हो सके। तो ये डिजेनरेटिव चेंजेस भी कहलाती हैं कि डिजेनरेशन की वजह से भी ये हो सकता है। डिजेनरेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हैं, आजकल तो 35 वालों को भी होना शुरू हो गया है, जैसे 40 क्रॉस करते हैं तो हमारी जो नीज हैं इनमें ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो फिर जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, तो वो ऑस्टियोफाइट्स जो साइड्स पे हमारे जो नर्व्स होती हैं या हमारे मसल्स होते हैं उनको थोड़ा सा पिंच करते हैं। पिंच करते हैं तो वो पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे टीसें उठ रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे टीसें उठ रही हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है इस चीज़। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पर जैसे अभी आपने घुटने की एनाटॉमी काफ़ी बेहतर तरीके से बताई, तो एक बहुत ही ख़ास इसमें एक चीज़ आती है बिलखुसूस स्पोर्ट्स पर्सन के हवाले से, विच इज़ मेनिस्कल डिफॉर्मिटी एंड ACL टीयर। तो आप क्या समझते हैं कि जो जर्किंग मूवमेंट्स हैं उसमें एहतियात बरतने की खाली स्पोर्ट्समैन्स को ही ज़रूरत है या फिर जो आम आदमी है उसे भी हिफाजत करने की ज़रूरत है? देखिए, ये क्वेश्चन तो स्पोर्ट्समैन के लिए और एक आम आदमी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि इन दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग रखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी जो है, एक जो आम आदमी है उसमें और स्पोर्ट्समैन में बड़ा फ़र्क होता है। जी जी। उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, ठीक है। तो क्या है कि वो जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस से अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उनके जो सराउंडिंग के मसल्स होते हैं जो उनके नी को स्टेबलाइज करके रखा होता है, जिसमें आपके जो है वो क्वाड्रिसेप्स वगैरह हैं या हैम्स हैं, ठीक है, जिन्होंने नी को जो है वो बिल्कुल ऐसे समझें कि स्टेबलाइज करके रखा हुआ है, वो उन मसल्स को इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन कर लेते हैं कि उनका इफेक्ट जो है वो दूसरी जगह नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल नी में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो मसल्स जो है वो इतने ज़्यादा उनको बेहतर तरीके से होल्ड करके रख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि कोई मिस्टेक हो गई या पाँव ट्विस्ट हो गया क्रिकेट खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए, तो ऑब्वियसली वो तो इंजरी बनती है क्योंकि इंसान है, लोहे का नहीं है। तो क्या होता है कि ट्विस्ट इंजरी के अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। अब आम इंसान में जो आप कह रहे हैं कि आम इंसान और स्पोर्ट्समैन में क्या फर्क है,
अब ये तो स्पोर्ट्समैन का मैंने आपको डिफाइन कर दिया, प्रैक्टिस पे है सारा। आम इंसान जो है उसमें बड़ा फर्क है। क्यों? क्योंकि अगर उसको आपने एक्सरसाइज करवानी भी है, ये वो चाहता भी है कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज करेगा, 3 दिन एक्सरसाइज करेगा, इससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेगा वो, ठीक है, वो थक जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्समैन का काम जो है वो है ही खेलना। आम आदमी का काम सिर्फ खेलना नहीं है, उसने कमाना भी है, उसने पढ़ना भी है, उसने जॉब पे भी जाना है, उसने सब कुछ करना है। तो उसको अपने लिए आधा घंटा मुश्किल से मिलेगा, जो कि काफी कम है, ठीक है। उसकी फिटनेस के लिए तो ठीक है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन अगर उसको देखें तो वो उसके लिए नहीं है सही, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो मतलब स्पोर्ट्समैन जो है उसकी इंजरीज का जो फैक्टर है वो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जिस्म जो है वो खर्च भी ज़्यादा हो रहा होता है, खर्च ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें हाँ बिल्कुल ये होता है कि देखें, जब वो स्पोर्ट्स खेल रहा है उस वक्त वो फिट है, ठीक है। अब जैसे ही वो छोड़ना शुरू कर देगा, या 35 साल का या 40 साल का हो गया, उसने अपनी जो खेल थी उसको बंद कर दिया, वो रिटायर्ड हो गया, अपनी जो भी उसकी चीज़ थी या खेलता था, जो उसकी हॉबी थी या जो भी आप कह सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें, तो उसके बाद अब उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएगा, ठीक है। वो बोलेगा कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं चाहता। वही चीज़ जो है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगी। 40 ईयर्स के बाद उसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस पैदा होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो इतना ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएगा कि उसके मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, वो बोलेगा अब मुझसे काम नहीं होता। इसी तरह अगर आप हमारा एक अभी खिलाड़ी है, लंबे कद के थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका मैं, तो उनका भी यही प्रॉब्लम होता कि वो आए ही 30 ईयर्स की एज में थे, तो उन्होंने मुश्किल से कोई 2 साल खेला और अब अनफिट इतना ज़्यादा होते हैं कि वो खेल ही नहीं पाते। तो यही प्रॉब्लम है कि उस वक्त तो फिट है बंदा, लेकिन जब वो रिटायरमेंट की एज में जाता है तो उसके बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? उसकी वजह ये कि ओवर यूज, जी बिल्कुल, ओवर यूज की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है काम करने के लिए, अपनी रोजमर्रा के जो उसके काम है वो करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर आप उसको इतना ज्यादा ओवर यूज करेंगे कि आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे रनिंग प्रैक्टिस, क्योंकि यू नो कि इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, तो ओवर यूज जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा ओवर यूज करेंगे उतना ज्यादा वो चीज जो है वो खराब हो। तो डॉक्टर साहब ओवर स्ट्रेचिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि खासतौर पर मसल्स में एक चीज़ स्ट्रेचिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हम अपने सीनियर्स से भी सुनते हैं कि जनाब इसे स्ट्रेचिंग्स करवाई जाएँ या इसे जो है वो मतलब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाई जाए। तो हमारे नाज़रीन को ये आप बताइएगा कि ओवर स्ट्रेचिंग्स जो हैं उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ओवर स्ट्रेचिंग जो है बेसिकली एक जो स्ट्रेचिंग है, पहले तो आप उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझेंगे, स्ट्रेचिंग क्या चीज़ है। स्ट्रेचिंग बेसिकली क्या है कि स्ट्रेच करने का मतलब ये होता है कि आप मसल को प्रॉपरली फंक्शनेट कर सकें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप इंडिविजुअल मसल को भी कर सकते हैं और इसमें ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं हमारे, उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वार्म अप और स्ट्रेचिंग ये दो ऐसी बेसिक चीजें हैं कोई भी खेल शुरू करने से पहले, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं किसी भी पेशेंट को कह लें या किसी प्लेयर को कह लें बिफोर स्टार्टिंग हिज गेम और हर गेम, तो क्या होता है कि उसमें स्ट्रेचिंग का रोल जो है वो ये है कि हम उसके जो मसल्स हैं जो वर्क करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर एक रनर है, स्पोर्ट्समैन है, तो वो टांगों से भागता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हमने उसकी टांगों पर फोकस करना है, ठीक है। उसके जो लेग्स के जितने भी मसल्स हैं उनको आपने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने से क्या होगा कि टूवर्ड्स दैट एरिया उसका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा ब्लड जाएगा उतना ज्यादा वो मसल प्रॉपर्ली फंक्शनेट कर पाएगा। तो आया कि सर यही सारी की सारी जो बातें हैं तो वो जो बेड वेटिंग पेशेंट्स हैं उन पर भी अप्लाई होती हैं, असल में उनका भी ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी यूज होती हैं। अब उसमें जो हमारे पैरालाइज के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो हमारे बैक एक के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो जो लेटे हुए हैं क्योंकि चल नहीं रहे, तो स्ट्रेचिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। वो अगर आप करवाएंगे और प्रॉपर देखें, प्रॉपर स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड आदमी, नॉन प्रोफेशनल आदमी को स्ट्रेच कर रहा है तो ओबियसली वो कुछ डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। यानी उससे उनको लिगामेंट इंजरीज बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकती है। अगर लिगामेंट इंजरी नहीं भी हो तो कोई ना कोई फाइबर जो है वो डैमेज हो सकता है, डैमेज होने का खतरा हो सकता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात एक और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि कमर दर्द के हवाले से यानी क्या क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं, लेकिन इसका जवाब आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन नाज़रीन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
गुफ्तगू जारी है डॉक्टर अब्दुल हन्नान अज़ीमी साहब के साथ, और गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं और डॉक्टर अब्दुल हन्नान अज़ीमी साहब से दोबारा बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो बहुत ज़्यादा आजकल हॉट इशू है विच इज़ स्ट्रोक। फालिज के हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि फालिज जो है इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं और इससे बचाव किस हद तक मुमकिन है। साथ ही साथ एक बात और मैं चाहूँगा कि आप इसमें ऐड कर दें कि जो स्मोकर्स हजरात हैं, जो स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको फालिज होने के कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरे पास यकीन करें कि 2 से 3 मरीज़ रोज़ आ रहे हैं जिनको फालिज हुआ है। 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले हुआ है फालिज, और वो आ रहे हैं मेरे पास कि हमें ये हो गया प्रॉब्लम। और सबसे हैरानगी वाली बात ये है कि अब यंगस्टर को भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन मेरे पास एक केस आया 27 ईयर्स का लड़का, और मुझे कहने लगा कि सर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी करता था, मेरा तो पेट भी नहीं है, मेरा तो वेट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे फालिज हो गया। तो मुझे निहायत अफसोस हुआ, और मैंने उसको काफ़ी पूछा कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम हुआ जो नहीं हो सका। तो ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसकी जो सबसे ज़्यादा वजूहात हैं वो यही हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा इसका सबसे कॉमन जो कॉज है, जैसे आपने बात की स्मोकिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एक रोल जो है वो प्ले करती है। जो स्मोकर्स हजरात हैं वो इससे जो है वो फालिज की बीमारी से जो है वो उसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो स्मोकिंग करते हैं तो उनको फालिज हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी 60-70 साल के हो गए अपनी मौत आप मर जाते हैं, लेकिन यह है कि लाजमी नहीं कि उनको फालिज होता जब वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर फिर भी अगर देखा ठीक जाए है, तो एहतियात भी तो ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं और आपको फालिज हो गया तो इट मीन्स कि आपको सिगरेट पीने की वजह से हुआ है और हो सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह है इसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है आजकल, क्योंकि हम बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक नहीं करवाते, क्योंकि जो कि करवाना चाहिए हर 3 मंथ्स बाद। मैं कहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको अपना चेक करवाना चाहिए और ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी अमूमन लोगों में देखने में आती है, और बिलखुसूस जो आफ्टर फर्स्ट बर्थ जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो पाया जाता है कि जी कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द और घुटनों में दर्द। तो आप क्या समझते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो दूर किस तरह से की जा सकती है? कैल्शियम डेफिशिएंसी वाकई बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी डाइट है, ठीक है। हम जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूध, आपको पता है कि किस तरह का दूध हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निहायत ही मुफीद नहीं है हमारी सेहत के लिए कि जिसको हम इस्तेमाल करें और हम ये फिर सोच लें कि हमें इससे फ़ायदा हो जाएगा या हमें इससे कैल्शियम मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो डाइट में चीज़ें खाते हैं हम लोग, ठीक है, वो हमने जो है, जो हमारे पुराने लोग जैसे खाते थे, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते थे, वो लोग हम लोग नहीं करते, ठीक है। यंगस्टर्स ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा इसका जो रोल है इसमें इंपॉर्टेंट वो डाइट का ही है, क्योंकि डाइट अच्छी होगी वो आप चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें आपको मिलें। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सनबाथ नहीं लेते लोग, 10-11 बजे सो के उठना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। आप सुबह उठें, आधा घंटा कम से कम धूप में बैठें ताकि आपको विटामिन डी भी मिले, ठीक है, ठीक। और ऐसे सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करें साथ, जिससे आपको कैल्शियम की जो है वो कमी आपकी दूर हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल कई लोगों को वेट लॉस की भी बड़ी फिक्र लाहक हो गई है कि शायद जिनमें से एक मैं भी हूँ। अच्छा, तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वेट लॉस के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन टिप क्या होगी आपकी तरफ से? वेट लॉस के लिए जो सबसे बेहतरीन टिप है वो यही है कि आप सुबह उठें, नमाज पढ़ें और एक्सरसाइज के लिए निकल जाएं। कम से कम 40 मिनट जो है वो अपने आप को दें आप, क्योंकि आपकी सेहत है तो सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, यू शुड हैव। क्यों? क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप उठें, एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद आपके जो भी काम है वो आप करें, और रात को फिर आप अपने आप को 1 घंटा लाजमी दें, ठीक है। आप 1 घंटा वॉक करें ताकि आपने दिन भर में जो खाया पिया है वो सारा सेटल्ड हो जाए, वो बर्न हो जाए, कैलोरीज जितनी भी आपने इनटेक की हैं वो सारी बर्न हो जाए। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा तरीका है, अच्छा तरीका है, बेटर जो है, जो मैं भी करता हूँ, और वो ये है कि आप दलिए का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, फाइबर का इस्तेमाल करें। नाश्ता जो है ना आपका, कुछ लोग ये कहते हैं कि नाश्ता अच्छा करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छे नाश्ते से मतलब लोग समझते हैं कि अंडे, पराठे, घी वाले और ये चाय के 2-2 कप, ये नाश्ता नहीं है।
अच्छा सर, डॉक्टर साहब आपकी बात में ही एक बात और ऐड करूंगा कि अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि नाश्ता जो है वो टिका के करना चाहिए। हाँ, यानी इतना खा लो कि बस चाहे सारा दिन आगे भूख ही ना लगे। बिल्कुल, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये नाश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, आप एक ऑयल से भरी चीज जो है वो सुबह सुबह अगर आप खा लें, वो भी खाली पेट, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। तो आप सुबह सुबह ऐसी डाइट लें, ऐसा नाश्ता करें जो हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि जिससे आपका पेट भर जाए, हेल्दी का मतलब ये है कि जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, यानी टेस्ट और हेल्थ दोनों को दोनों से खाते हो। रखा तो जाए। इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा वो जो फायदेमंद चीज है वो तो दलिया है। जौ का दलिया जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है इस चीज के लिए। आप खाली पेट उसका नाश्ता करें, उसके बाद आपने जो खाना है, जो आपका दिल करे वो आप खाएं, ठीक है। लेकिन शुरुआत उसी से हाँ, करें। दोपहर के खाने में आप सलाद का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये फैट बर्निंग आइटम्स हैं सारे जितने भी है ना, ये आपका ठीक, दलिया हो ठीक, गया, ठीक। फाइबर्स जिसमें भी है। रात में आप खाना कम खाएं। देखें, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि हम लोगों की जो नीड है वो है आधी रोटी एक रोटी, हम खा रहे हैं 2 रोटियां, ठीक। 2 चपातियां। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने काम जो करना है, देखिए आप एक ऑफिस जाने वाला आदमी है, वो सारा दिन बैठा हुआ है, उसको क्या जरूरत है 2 रोटियां खाने की? क्यों खाए वो? यानी अपनी डाइट पर कंट्रोल जो किस है वो वजह से 2 रोटियां खा रहा है? बिला लाजमी वजह। रखें। तो ये एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप अपनी डाइट को कम करें, ठीक है, कोई बात नहीं, हफ्ता 2 हफ्ता आपको जो है वो भूख लगेगी, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि पॉजिटिव पोस्चर के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोग आपने भी देखे होंगे, हम भी देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो स्टडी कर रहा है या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, या कोई बंदा जो है वो गाड़ी चला रहा है, या इवन अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो गुड पोस्चर जो है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, आपने 3 क्वेश्चंस किए, तो मैं अलग अलग आपको आंसर कर देता हूँ। इसमें जो गाड़ी चलाने वाला शख्स है, उसको तो सबसे पहले ये है कि वो अपने लिए एक पिलो बनवाए, ठीक है, वो तकरीबन 3 से 4 इंच मोटा हो, और वो जब भी ट्रेवल करे तो अपनी जो कमर है उसके पीछे जो है यहाँ वो बैक केयर के तौर पर स्टेबल कर ले, ठीक है, उसको रख ले वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा जो लास्ट का पोर्शन है वो हमेशा खाली रह जाता है। आप जब भी गाड़ी में बैठेंगे आप नोट करेंगे कि आपको जो लास्ट वाला पोर्शन है वो खाली रह जाता है। तो वही सबसे ज्यादा कमर के दर्द की जो है वो उसकी वजह से जो कमर की दर्द है वो शिकायत होती है, ठीक है, लोगों को ज्यादा, और प्रॉब्लम इस वजह से ज्यादा होता है। तो उसके अगर आप पीछे पिल्लो लगा लेंगे तो आप लॉन्ग जर्नीज में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो ऐसी चेयर्स का जो है वो इंतखाब करें, या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसी चेयर बनवा के दें, टेबल बनवा के दें जिस पे वो इजीली बैठ सकें, क्योंकि उन्हें 2 से 3 घंटे बैठ के पढ़ना होता है। तो जो स्कूल के मालिकान हजरात हैं उनको भी चाहिए कि वो कंफर्टेबल चेयर जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। और बैठने का तरीका यही है कि आप अपनी जो कमर है, स्पाइन है, उसको आप स्ट्रेट करके बैठें, सीधी करके बैठें, ताकि आपको ईजी हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो है वो आपसे करना चाहेंगे कि एक्सरसाइज के लिए सबसे जो बेहतरीन वक्त है वो कौन सा है? एक्सरसाइज के लिए जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो ये है कि आप जो है वो सुबह का वक्त और रात का वक्त, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुबह का वक्त बहुत अच्छा है, पेशेंट के लिए सुबह का वक्त बहुत अच्छा है, और रात का वक्त बहुत अच्छा है। सुबह का वक्त से मुराद है कि आप जब बिस्तर से उठ रहे हैं उस वक्त आप लेट के या बैठ के अपनी एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप जो अपने काम करना है कर लें, आउट ऑफ बेड होने से पहले। बिल्कुल आउट ऑफ बेड होने से पहले। और रात को जब आप सोने जा रहे हैं अपने बिस्तर के ऊपर, तो उससे पहले 15 मिनट आप एक्सरसाइज करें और सो जाएं। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक। डॉक्टर साहब, जी तो नहीं चाह रहा कि इस प्रोग्राम को या इस गुफ्तगू को यहाँ पर जो है वो ख़त्म किया जाए, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप अपनी जानिब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन को जानिब से प्रोग्राम यही देना चाहूँगा, यही पैगाम देना चाहूँगा मैं, कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत जैसी नेमत जो है वो बार बार नहीं मिलती, ठीक है। आप किसी बीमार से पूछें कि उसका क्या हाल है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, यही सबसे बड़ी टिप है, इससे बड़ी टिप कोई हो नहीं सकती। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम जब आपको बुलाएंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर, जब भी बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हम जो है वो हाजिर होंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अब्दुल हन्नान अज़ीमी साहब, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनकी गुफ्तगू से ज़रूर इस्तिफ़ादा किया होगा। और जाते जाते, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हमारा हर आने वाला नया नोटिफिकेशन और हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक तमन्ना और दुआओं के साथ अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम के लिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।
है।